बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल इस बात के बारे में डिस्कस किया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो थी, कर्व्स जो थे, उसको एक्सप्लेन करने में रेले जीन्स लॉ जो था वो फैल गया था। और रेले जीन्स लॉ जो ड्राइव किया गया था वो क्लासिकल फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किया गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी नेचर वेव है, और वेव की बुनियाद पे जो कैलकुलेशंस की गई थी उन कैलकुलेशंस ने ये बात प्रूव की कि जो लाइट है उसकी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व्स है उनको आप क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर प्लांक ने अपनी एक अलग एक्सप्लेनेशन दी और प्लांक ने कहा कि ये जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन है इसकी एनर्जी का ताल्लुक जो है फ्रीक्वेंसी के साथ है, और रेडिएशन जो किसी भी चीज से इमिट होती है वो वेव की सूरत में नहीं होती, वो क्वांटा की सूरत में इमिट होती है। और प्लांक ने रेडिएशन की नेचर को जोड़ दिया जो है वो पार्टिकल के साथ या क्वांटा के साथ। तो यहीं से आज आगे डिस्कस करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से बेटा। अब देखिए बेटा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है बेटा। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमें ये चीज बताती है, पहली चीज जो हमें बताती है कि लाइट is emitted in form of क्वांटा। कि लाइट जो होती है किसी भी चीज से क्वांटा के फॉर्म में इमिट होती है, और एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, या आप ये कह सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, या अगर n क्वांटा है फॉर n क्वांटा, अगर ज्यादा क्वांटा है तो एनर्जी जो होती है वो NH न्यू होती है। तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को तब्दील किया है कि जो पहले कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की नेचर होती है, इसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर वेव वाली नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर जो होती है वो पार्टिकल की नेचर होती है। किसी भी चीज से जो रेडिएशन इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है, और हर क्वांटा की एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो ये जो एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ इसने जोड़ा था, ये कॉन्सेप्ट उस वक्त थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट माना जाता था, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वेव की एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ माना जाता था। वेव की एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ हो, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा फजूल कॉन्सेप्ट माना जाता था। और उसके लिए एक एग्जांपल भी दिया जाता था कि जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव के बारे में कहा जाता था कि आप साउंड वेव को देखें, साउंड वेव हाई फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड वेव हाई फ्रीक्वेंसी है लेकिन लो एनर्जी है, जबकि ओशियन वेव जो होती है वो लो फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी है। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता था कि फ्रीक्वेंसी तो साउंड की हाई है लेकिन उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ओशियन वेव की फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। ओशियन वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इसलिए ये कहा जाता था कि एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ तो हो सकता है लेकिन एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं हो सकता।
तो ये जो कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर प्लांक ने एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ा था, ये कॉन्सेप्ट उस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं था, उस वक्त इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि प्लांक ने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पेश करके एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ दिया और नेचर ऑफ लाइट को इसने जो है वो आप कह लें कि पार्टिकल के साथ जोड़ दिया। तो इस थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, nature of light is पार्टिकल। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट की नेचर जो होती है बेटा पार्टिकल होती है। और आप इसको कह सकते हैं कि कोई भी ल्यूमिनस बॉडी जो होती है जैसे सन वगैरह होता है, तो उसमें जो लाइट निकलती है वो इस तरह से क्वांटा की सूरत में निकलती है। इस तरह से जो लाइट निकलती है वो क्वांटा की सूरत में निकलती है। अब इन क्वांटा का जो नेम दिया था वो फोटॉन नेम रखते हैं। अब आगे चल के ये जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक किसी भी चीज से लाइट के पैकेट्स निकलते हैं, इनका नेम दिया गया था फोटॉन। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये फोटॉन क्या होता है बेटा? ये फोटॉन का मकसद है, क्वांटा इज कॉल्ड फोटॉन, क्वांटा ऑफ लाइट इज नेम्ड एज फोटॉन बेटा, इसको हम कहते हैं फोटॉन। अब ये आइंस्टाइन ने दिया था या और किसी साइंटिस्ट ने दिया था, मुख्तलिफ नेम इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा ये मेंशन किया जाता है कि इसका जो नेम दिया था फोटॉन, ये आइंस्टाइन ने इसका नेम दिया था फोटॉन बेटा। ठीक है, तो इसकी फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन है जो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो क्वांटा जिसको फोटॉन हम कहते हैं, जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि लाइट जिसकी बनी हुई है, तो ये जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? ये आपके बुक के अंदर जो प्रॉपर्टीज दी गई है फोटॉन की बेटा, ये मैं वही प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेता हूं कि फोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। प्रॉपर्टीज of photon beta. The photon is a particle that has no charge and no mass beta. अब फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसको न ही चार्ज है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसको मास भी नहीं है। तो नो मास का मतलब क्या बेटा? नो मास का मकसद है बेटा के एम नॉट मीन्स रेस्ट मास, रेस्ट मास 0 है बेटा। रेस्ट मास का मकसद है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे ये पेन है ना बेटा, इसको क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मीन्स फोटॉन को कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि फोटॉन रेस्ट में आ सकता है, क्योंकि रेस्ट में वो चीज आती है जिसके अंदर रेस्ट मास होता है। जिस चीज के पास रेस्ट मास नहीं होता, जिसके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं होती, वो चीज रेस्ट में नहीं आ सकती। तो इसलिए आप कहोगे कि फोटॉन को किसी भी किस्म का रेस्ट मास नहीं होता। ठीक है, फोटॉन जो होता है उसका रेस्ट मास नहीं होता, मींस उसको क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं होती। ठीक है, और इसको कोई भी चार्ज नहीं होती। It can interact with all charged particles as well as with some neutral ones. कि फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं कि किसी चार्ज से रिपेल हो या अट्रैक्ट हो, तो ये हर चार्ज पार्टिकल के अंदर इमिट भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है, और ये मुख्तलिफ न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर भी इमिट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये हर पार्टिकल के अंदर इमिट एब्जॉर्ब हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये हर पार्टिकल में इमिट या एब्जॉर्ब
न हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, it is electromagnetic radiation and the carrier of electromagnetic forces। इसकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसी है, क्योंकि ये लाइट इसी से बनी हुई है, और लाइट की नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी है कि ये बगैर मीडियम के ट्रेवल करती है। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, और ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का कैरियर है। तो ये आजकल हम ये मानते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी एक दूसरे के ऊपर चार्जेस लगाती है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ फोटॉन। के दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जो करती है वो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ फोटॉन करती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का कैरियर कहा जाता है। Every atom is found to emit and absorb photons of the particular energies and frequencies। जैसे आपने पढ़ा है बेटा स्पेक्ट्रम के अंदर कि हर एटम का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है, इसलिए कि हर एटम डिफरेंट किस्म के फोटॉन इमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है। अब अगर इस फोटॉन को हम पार्टिकल मानते हैं तो आइंस्टाइन के मुताबिक इसकी एनर्जी होगी mc स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इसका मास तो नहीं होता, फिर यहाँ पे एम कहाँ से है? बेटा ये एम नॉट नहीं है, एम नॉट का मकसद होता है रेस्ट मास, ये मैंने खाली एम लिखा है। और फोटॉन जो होता है ना, जब ट्रेवल करता है तो उसके पास एनर्जी होती है, और आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी को क्या होती है? इनर्शिया होती है। तो ये मूविंग फोटॉन की इनर्शिया है, ये मास रेस्ट मास नहीं है। ये कौन सा मास है? रिलेटिविस्टिक मास है। ये उसकी एनर्जी की इनर्शिया है, या आप कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी से इतना मास बन सकता है, उसकी एनर्जी इतने मास के बराबर है। आप ये नहीं कहेंगे कि उसको रेस्ट मास, ये मैंने एम नॉट नहीं लिखा, तो आप कहेंगे कि ये होगा mc इज इक्वल टू p इंटू सी। तो मीन्स आप इसकी एनर्जी को पीसी भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक इसके पास एनर्जी होती है mc स्क्वायर, और कलाम की इक्वेशन के मुताबिक इसके पास होती है एनर्जी h। तो यहां से इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मास 0 होता है, फिर ये मास कौन सा? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये इसकी एनर्जी की इनर्शिया है। ये हमने जो यहाँ पे ये मास इसका कैलकुलेट किया है, ये इसकी एनर्जी की इनर्शिया कैलकुलेट की है, क्योंकि एनर्जी को क्या होती है? इनर्शिया होती है। ये कोई मास नहीं है, कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है, कोई रेस्ट मास नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया है, क्योंकि आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एनर्जी हैज इनर्शिया। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फोटॉन हो और आपसे पूछा जाए कि उस फोटॉन से कितना मास बन सकता है, तो आप ये कर सकते। ये भी आप इसको सेंस में देख लें कि ये इक्वेशन आपको बताती है कि जो फोटॉन के पास एनर्जी होती है ना, उससे आप इतना मास बना सकते। ठीक है, तो आप कहेंगे बेटा ये इसकी फोटॉन का मोमेंटम है। फ्रॉम दिस ये हमारे पास है बेटा, द फोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल। बेटा फोटॉन जो होता है स्टेबल होता है। बेटा बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मकसद है ऐसा पार्टिकल जो एक सर्टेन टाइम के बाद किसी और चीज में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है, वो अनस्टेबल पार्टिकल होता है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका एक मखसूस टाइम होता है, उस टाइम तक वो पार्टिकल रहते हैं, उसके बाद वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको अनस्टेबल कहा जाता है। लेकिन फोटॉन ऐसा नहीं है। फोटॉन एक चीज से निकलेगा दूसरी चीज में जब तक एब्जॉर्ब हो, फिर वो 1 सेकंड के बाद एब्जॉर्ब हो, 1 साल के बाद एब्जॉर्ब हो, 100 साल के बाद एब्जॉर्ब हो, 1000 साल के बाद एब्जॉर्ब हो, तब तक वो जिंदा रहेगा। उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो इनफिनाइट टाइम जिंदा रह सकता है अगर वो किसी चीज के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। बाकी एक मखसूस टाइम के बाद खुद ब खुद किसी चीज में चेंज हो, ऐसा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं स्टेबल पार्टिकल। देयरफॉर इट डज नॉट डिके स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद नहीं किसी पार्टिकल हम कर सकते हैं,
जैसे हम पेयर प्रोडक्शन के अंदर इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। देखिए ये न्यूट्रल है, और जो पार्टिकल न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है वो दो इक्वल चार्जेस पैदा करता है। जैसे अगर कोई एटम है न्यूट्रल है, तो जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। आप उसको तोड़ोगे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्रोटॉन निकलेंगे। तो न्यूट्रल चीज में, न्यूट्रल चीज का मकसद ही ये होता है कि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस पैदा। आपने देखा है पेयर प्रोडक्शन के अंदर कि फोटॉन जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, पॉजिट्रॉन बना, इसलिए कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल चीज जब भी टूटेगी दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस बनाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास है, its lifetime is therefore infinite so long it does not undergo interaction with other particles, and is why photons are supposed to be reaching our earth from the farthest distances of the universe. Thus most of our information regarding the universe is carried by photons. ठीक है, इसका लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, इसलिए ये बहुत दूर दूर की गैलेक्सी से मिलियन बिलियन ईयर्स ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंच रहे हैं और हमें पता देते हैं कि वहां पे क्या क्या। क्योंकि आपको पता है कि लाइट के स्पेक्ट्रम से हमें पता लगता है कि प्लानेट के ऊपर कौन सी चीज होती है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा। देखिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने 1887 के अंदर। तो बेटा फोटो मीन्स फोटॉन, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। फोटॉन के लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो तो उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन आगे बताता हूँ, थोड़ी हिस्ट्री जो आपके बुक में दी हुई है वो पहले लिख लेता हूँ। बेटा ये जो 1887 के अंदर हर्ट्ज ने एक बात नोट की, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उसको आपको पता है मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कॉन्सेप्ट दिया था और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर की थी। तो हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसने एक बात नोट की कि जब मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करती है तो मेटल सरफेस पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। हर्ट्ज ने 1887 के अंदर ये बात डिस्कवर की कि जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करती है तो मेटल सरफेस पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। आप कहेंगे इन 1887 हर्ट्ज discovered that when ultraviolet light falls on metal surface, ठीक है, falls on metal surface, then it becomes positively charged। बेटा 1887 के अंदर हर्ट्ज ने ये बात डिस्कवर की कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये मेटल सरफेस है उसके ऊपर अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करती है तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, ये बात डिस्कवर की थी हर्ट्ज ने।
अब आपको पता है कि 1887 के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। 1887 के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए हर्ट्ज ये तो नहीं कह सकता था कि जब मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, लॉजिकल बात है। लेकिन हर्ट्ज तो ये बात नहीं कर सकता था क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हर्ट्ज ने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकलते, हर्ट्ज ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, कि उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। हर्ट्ज की डिस्कवरी ये थी बेटा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आफ्टर डिस्कवरी of electron, it was established experimentally that when UV light falls on metal surface, electrons are ejected, therefore metal surface gains पॉजिटिव चार्ज। मेटल सरफेस के ऊपर क्या आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो ये एक्चुअली ये जो ट्रांसफर होती है ये किसकी होती है बेटा, ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप कहेंगे कि फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स are emitted from metal surface is called, ठीक है, फोटो मेटल सरफेस ड्यू टू, ये कर लेना, मेटल सरफेस ड्यू टू exposure of ultraviolet light is called photoelectric effect। इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, के एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट होता है और ज्यादातर मेटल ये अल्ट्रावायलेट लाइट पे करते हैं। लेकिन ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं जिसमें सीजियम होता है ये विजिबल लाइट पे भी कर सकता है बेटा। सीजियम emits light, emits electrons when violet light falls on it। बेटा ये मोस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। आप कह सकते हैं कि सीजियम इज मोस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मोस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये जो सीजियम होता है ये मोस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, ठीक है। आप कहेंगे सबसे ज्यादा फोटो, क्योंकि ये कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पे भी इमिट करता है। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होती है बेटा, इसकी ये होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह से ट्यूब होता है और इसके अंदर बेटा इस तरह से प्लेट्स होती है। सपोज करें ये कॉन्केव की तरह होती है, इसको आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। ये गैल्वानोमीटर होता है
और ये पॉजिटिव होती है बेटा यहाँ पे इस तरह से, नेगेटिव है, और ये इस तरह से पॉजिटिव होती है जब इसके ऊपर हम अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवाते हैं बेटा। अल्ट्रावायलेट लाइट हम फॉल करवाएंगे तो अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉल करने से इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट बनेगा, और गैल्वानोमीटर हमें बताएगा इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है बेटा। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं बेटा। अब हम करते हैं बेटा इसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं बेटा। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या होती है बेटा। देखिए बेटा, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखोगे, हम दो मेटल लेते हैं बेटा। सपोज करें हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक हमारे पास बेटा कॉपर है और एक हमारे पास है बेटा सिल्वर या आयरन करते हैं बेटा। आप कह ले बेटा कि ये हमारे पास आयरन है और ये हमारे पास कॉपर है बेटा, दो मेटल है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जब लाइट फॉल करवाओगे, इस तरह से लाइट फॉल करवाओगे, इस तरह से बेटा लाइट फॉल करवाओगे, लाइट आप फॉल करवा रहे हो अल्ट्रावायलेट और इस पे भी अल्ट्रावायलेट, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो पहली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैं लिखता हूं बेटा, अगर आप कॉपर और आयरन का पीस लेके उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवाओगे तो ये बात देखोगे बेटा कि पहली बात ये कि आयरन और कॉपर दोनों में से इंफ्रारेड लाइट पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, विजिबल पे नहीं निकलेगा, अल्ट्रावायलेट की हर फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवाओ और हर अल्ट्रावायलेट लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, ऐसा नहीं होता। अल्ट्रावायलेट लाइट में भी एक ऐसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर आप फॉल करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करवाओगे फिर वो भले अल्ट्रावायलेट की हो लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो आप कहोगे अल्ट्रावायलेट के अंदर भी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है, जिस मखसूस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अगर उस मखसूस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल नहीं करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो आप कहोगे पहली रिजल्ट कहती है कि देयर इज अ certain frequency called threshold frequency, ठीक है, below which there is certain frequency called threshold frequency below which no electron is ejected from metal surface बेटा। कि अगर आप देखें बेटा कि ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास बेटा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर फॉल करती है न्यू को हम कहते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और सपोज करें बेटा आयरन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 200 हर्ट्ज से, ये मैं एक बेटा सपोज कर रहा हूं, और कॉपर से ये निकलते हैं बेटा, ये निकलते 150 हर्ट्ज से। तो आप कहोगे कि इसकी आयरन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा, ये है 200 हर्ट्ज, और कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है 150
50 हर्ट्ज है। तो ये न्यू नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं बेटा? कट ऑफ वेवलेंथ। तो आप कहोगे बेटा कि हर मेटल के लिए एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर मेटल के ऊपर फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं। मींस हर मेटल के लिए एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है। हर अल्ट्रा वायलेट लाइट पे भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो ऐसा नहीं होता। अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर भी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे बेटा। ठीक है। और ये जो होती है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पहली रिजल्ट है बेटा अभी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, threshold frequency depends upon nature of metal and impurities on surface of metal। बेटा ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये हर मेटल की डिफरेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मेटल पे और मेटल के सरफेस पे इम्प्योरिटीज पे। इम्प्योरिटीज का मकसद है मेटल के सरफेस के ऊपर कलर किया हुआ है, डस्ट है, वो साफ है, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो इन चीजों से भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, इम्प्योरिटीज से चेंज हो जाती है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसका रीजन कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है। ये मैंने इस पॉइंट के अंदर लिखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है? इसलिए कि मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक होता है वर्क फंक्शन। अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। वर्क फंक्शन फाइव, मिनिमम एनर्जी, required to eject an electron, from मेटल सरफेस। ठीक है। अब देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास बेटा आयरन है, आयरन के अंदर ये सपोज करें एटम है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं बेटा, और हर मेटल के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री पड़ा होता है। अगर ये आयरन है बेटा और ये हमारे पास है कॉपर बेटा, कॉपर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी पड़े होते हैं कि ऐसे पड़े होते हैं बस आपने ऐसे किया वो गिर गए उससे मेटल से, ऐसे तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर होते हैं, फिर लूजली बाउंडेड हो या टाइटली बाउंडेड हो ये अलग बात है। तो बेटा ये कॉपर है। अब अगर हम इसको यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो जाहिर है एटम से इसको छुड़ाना होगा, और एटम से छुड़ाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एटम से छुड़ाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वो एनर्जी जो किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने के लिए हमारे पास जरूरी हो उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। फाइ से जाहिर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट एनर्जी से बाउंडेड होता है, किसी में लूजली होता है किसी में टाइटली होता है। तो जिसमें लूजली, जैसे आयरन होता है, आयरन बेड कंडक्टर है उसमें टाइटली बाउंडेड होते हैं, और कॉपर गुड कंडक्टर होता है उसके अंदर लूजली बाउंडेड होते हैं। तो कॉपर से निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, और आयरन से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए आयरन की वर्क फंक्शन ज्यादा होगा
और कॉपर का वर्क फंक्शन क्या होगा, कम। और सबसे ज्यादा वर्क, सबसे कम वर्क फंक्शन किसका होगा, सीजियम का, क्योंकि सीजियम तो विजिबल से भी निकलती। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा मतलब उसमें कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मेटल पे, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से बाउंडेड होते हैं। तो ये जो मेटल होता है उसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन के बाउंडेड होने की वजह से आप कह सकते हैं कि इसका वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। जिसके अंदर टाइटली बाउंडेड होते हैं उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, लूजली बाउंडेड होते हैं उसका वर्क फंक्शन कम होगा। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी देने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और वो कम फोटो सेंसिटिव माना जाएगा। और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो ज्यादा फोटो सेंसिटिव माना जाएगा। जैसे सीजियम होता है उसको ज्यादा फोटो सेंसिटिव मानते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसका डिफरेंट होता है। अब वर्क फंक्शन को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट के बराबर, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पास इतनी एनर्जी होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम का मकसद है कम से कम किसके पास होती है, थ्रेशोल्ड के पास। ये वर्ड मिनिमम लिखना जरूरी है क्योंकि थ्रेशोल्ड से बड़ी फ्रीक्वेंसी तो निकाल लेगी, कम से कम कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा इसका, आप कहेंगे वर्क फंक्शन का फार्मूला एच न्यू नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन एनर्जी, और वो एनर्जी किसके पास होती है, थ्रेशोल्ड के पास होती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, आजाद करवा लेता है। तो ये हो जाएगा। अब इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो टाइम लेग। बेटा ये पहली रिजल्ट हम कर रहे हैं, बेटा टाइम लेग नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसकी ये पहली रिजल्ट है, जिसकी आखिरी पॉइंट हम डिस्कस करें, देयर इज नो टाइम लेग। अब ये टाइम लेग होने का मकसद क्या होता है बेटा, टाइम लेग का मकसद है एक्शन और रिएक्शन के दरमियान टाइम इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप लेब टेस्ट करवाते हो ब्लड वगैरह की, हम जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, अगर आपको बुनियादी मैकेनिज्म, हो सकता है बायोलॉजी के अंदर हो, मुझे नहीं पता उसका, कि आपका बुनियादी मैकेनिज्म आपका पढ़ा हुआ हो कि जब ब्लड के अंदर मुख्तलिफ चीजों को, केमिकल्स को उसके अंदर हम मिलाते हैं और वो ब्लड के साथ अंदर जो मौजूद चीजें होती हैं उसमें से उनके साथ रिएक्शन होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी रिजल्ट आती है कि आपने केमिकल मिलाया, केमिकल मिला के छोड़ दे, 1 घंटे तक उनका आपस में रिएक्शन होता रहेगा और उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद है। ऐसे होता है, टाइम का वक्फा होता है। तो मीन्स आपने केमिकल मिलाया और केमिकल मिलाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको जाके रिजल्ट मिली, इसको हम कहते हैं टाइम लेग। कि एक्शन और रिएक्शन के दरमियान टाइम का वक्फा है। एक्शन आपने किया, उसका रिएक्शन आपको 1 घंटे के बाद पता लगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जब आप पानी के अंदर कोई चीज मिलाओ, फॉर एग्जांपल ये जो इनू जो होती है ना, पुड़ी होती है, ये जो एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब पानी के अंदर डालो, उसी वक्त जो है वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है इंस्टेंट, मीन्स आप कहोगे इसमें टाइम लेग नहीं है। एक्शन और रिएक्शन रिजल्ट के दरमियान टाइम का वक्फा हो तो उसको हम कहते हैं देयर इज नो टाइम लेग। अगर वक्फा हो हम कहेंगे देयर इज अ टाइम लेग। तो यहां पे मैंने लिखा है देयर इज नो टाइम लेग। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि अगर आप ये आपके पास सपोज करें, अगर आपके पास आयरन है, सपोज करें आयरन है और आयरन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हमने मानी हुई है, ये मैंने सपोज किया, कोई रियल नहीं है। अगर इसके ऊपर आप इंसिडेंट लाइट देते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी है 199.9 हर्ट्ज,
अगर ये 1000 साल तक भी इसके ऊपर फॉल करती रहे, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मींस टाइम का सिस्टम ही नहीं है। 199.9 हर्ट्ज वाली लाइट 1000 साल तक भी फॉल करती रहेगी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही 200 वाली लाइट फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन फिर निकलने में टाइम नहीं लगाएगा। मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लगने के बाद इलेक्ट्रॉन कोई वक्फा नहीं करेगा, लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलना, भले कितना अरसा हो जाए। तो मीन्स टाइम लेग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 200 वाली लगाई तो इलेक्ट्रॉन उसी टाइम निकल गया, 199 वाली लाइट 1 घंटे के बाद इलेक्ट्रॉन निकाले, और 100 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट 2 सालों के बाद इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसा नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से कम फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी लाइट हो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना। ठीक है, तो हम कहते हैं देयर इज नो टाइम लेग, कि टाइम वाइम का सिस्टम नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे निकलेंगे, कम पे नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बेटा, ठीक है, इसके बाद इसका आखिरी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है कि अगर आप मेटल के ऊपर इस तरह से इंफ्रारेड लाइट इमिट करोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आप उसके ऊपर विजिबल लाइट फॉल करोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आप उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करोगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो उसको आप ग्राफ के ऊपर इस तरह से शो करोगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी। कि आप मेटल सरफेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते 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 जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। कि ये ग्राफ यहां से शुरू नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। तो ये ग्राफ है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट रिजल्ट है बेटा, मैं इसको सिंपली आपको बता देता हूं कि पहली रिजल्ट के मुताबिक अगर आप मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करवाओगे तो हर अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर भी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मेटल पे करती है। डिफरेंट मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, और इस फिनोमिना के अंदर लाइट के फॉल करने के और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने के दरमियान कोई टाइम लेग नहीं होता। और हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इसलिए होती है कि हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग हो, इसलिए उसके लिए डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब बाकी 2 रिजल्ट्स इंशाल्लाह कल करेंगे।